दोस्तों नमस्कार, मैं सोनी कुमार। दोस्तों आज जो है हम चर्चा करेंगे साइलो के विषय में। साइलो क्या है, क्यों इसकी जो है चर्चाएं बढ़ गई हैं, साइलो का किसानों के साथ क्या संबंध है, उनके एमएसपी की जो मांग चल रही है उससे क्या संबंध है, अब जो 3 काले कृषि कानून बने थे उससे साइलो का क्या संबंध है। तो साथियों, साइलो जो है अनाज भंडारण की एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें परंपरागत तरीके की तुलना में वर्तमान में ज़्यादा अनाजों का भंडारण कम जगह में किया जा सकता है, वो भी पूरी तरह सुरक्षित तरीके से। और साइलो का जो तकनीक जो है, इसकी खोज जो है अमेरिका में हुई थी। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, वहाँ कृषि में बहुत मामूली उसकी जनसंख्या का 2% हिस्सा भी जो है खेती और उससे खेती और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों में संलग्न ही है। तो वहाँ बड़े पैमाने पे खूब बड़े बड़े फार्मों में खेती होती है और वहाँ पे वैसे भी श्रमिकों की कमी होती है। तो ऐसे में वहाँ के लिए ये जो साइलो तकनीक थी बड़ी किफ़ायती और बड़ी कारगर साबित हुई। ये बनता कैसे है, तो होता क्या है कि ये जो है एक स्टील का ढांचा रहता है। स्टील के ढांचे पे जो है 4 बेलनाकार सिलेंडर नुमा जो है वो बनाए जाते हैं। बनाए के बाद उसको लगा के सेटअप किया जाता है और प्रत्येक जो बेलनाकार टैंक होता है, ये जो टैंक होता है इसकी क्षमता 12,500 मीट्रिक टन होती है। यानी कि एक साइलो के लगाए जाने पे लगभग जो है 5,000 मीट्रिक टन अनाज का भंडारण एक जगह पे किया जा सकता है। और इसके लिए मात्र 4 एकड़ की ज़मीन ज़रूरी होती है। ये काम कैसे करता है, होता क्या है कि जो साइलो की खासियत है यहाँ पे होता क्या है कि जब किसान जो है या कोई भी अनाज लेके जाएगा साइलो के पास, तो साइलो में पहले अनाज के उसके नमी को चेक करने के लिए, वजन करने के लिए साइलो में ही अत्याधुनिक मशीनें लगी हैं। उसके चैम्बर में अनाज को डाल दिया जाता है। डालने के बाद क्या होता है कि मशीन उसकी नमी को चेक करता है, उसके बाद उसके वजन को चेक करता है, फिर साफ करके ऑटोमेटिक तरीके से अनाज को वो साइलो में भंडारित कर देता है। और फिर जब भंडारित कर देते हैं तो अनाज जब उसमें भंडारित हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है कि इसकी जो साइलो की हवा होती है इसको हवा निकाल दी जाती है, यानी कि इसमें अवायुवी कर दिया जाता है, इसमें वायु नहीं रह जाता। तो एक चीज़ जान जाए साथियों, जहाँ पे वायु नहीं होगा वहाँ फसलों में कीड़े लगने की संभावना नगण्य या नहीं आएगी। तो साइलो का एक कॉन्सेप्ट इसी पे है कि इसमें से जब हम वायु को बाहर निकाल देते हैं कंप्रेसराइज्ड विधि से और इसको बंद रखते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि फसल जो है या अनाज जो है ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकता है। दूसरे, इसमें दवा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तीसरे नंबर पे जो ये स्वयं ताप नियंत्रण का भी काम अपने आप करता है। भाई मशीनें इसमें लगी होती हैं, स्वताप नियंत्रित होती है, यानी कि चाहे मई की गर्मी पड़े जिसमें 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है, चाहे दिसंबर और जनवरी का महीना हो जहां टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, अथवा बरसात के महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में जबकि नमी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में होती है, इन सभी का प्रभाव इन साइलों पे पड़ता नहीं है। इस कारण से अनाज ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। दूसरे भारत जैसे देश में आपने देखा होगा कि रेलवे से यात्रा करते समय या और जगहों पे आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पे अनाज जो है गोदामों के बाहर रखे रहते थे, पन्नियों से ढक दिए जाते थे। कभी कभी पन्नियाँ भी नहीं ढक पाते थे और रात को एकाएक बारिश हो गई तो अनाज भीग जाते थे। ऐसे में भारत में अनाज का नुकसान बहुत होता था। और दूसरे, ये श्रम साध्य भी नहीं है, इसमें श्रम की बचत होती, कम समय में सारा काम हो जाता है। लेकिन साथियों, जब ये तकनीक आई है तो इसका फ़ायदा क्या क्या होगा। साइलो का फ़ायदा क्या होगा कि अनाजों की बर्बादी रुकेगी। दूसरे नंबर पे कम समय में ज़्यादा अनाज का भंडारण हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कि इसमें कीटनाशक और दवाओं की छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथे नंबर पे एक जगह अनाज को सुरक्षित भंडारित किया जा सकता है। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा साथियों, नुकसान जो होगा वही ज़्यादा दिक्कत है। भारत जैसे देश में
जहाँ पे बहुसंख्यक आबादी जो है आज भी जिसकी ऐसे समझ लीजिए कि 80% आबादी, 80 करोड़ आबादी जिसकी जो है 5 किलो के लिए राशन की लाइन में लगी हो, उसे काम धंधा न मिला हो, रोजगार के अवसर न मिले हो, ऐसे में क्या होगी, ये तकनीक बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मास लेबर है, जहाँ मतलब वहाँ पे जो पल्लेदारी करते हैं, जो अनाज को उतारते हैं, उतारने के बाद फिर से चढ़ाते हैं, ऐसे में उनकी छुट्टी बहुत तेज़ी से होगी। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा नुकसान ये करेगी। दूसरे नंबर पे क्या होगा, पहली चीज़ तो बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि एकाधिकार। साथियों, हम जो आपको शुरू में ही कहे थे कि इसका सरकार, पूंजीपतियों और किसानों के हित से कैसे जुड़ा है। होगा क्या साथियों कि जिस तरीके से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, आप अभी 2022 का ही देख लीजिए, जो रबी का सीजन था, जनवरी और फरवरी के लास्ट तक आते आते वायुमंडल का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि रबी की फसलें पकने से पहले ही सूख गई। ऐसे में क्या हुआ कि रबी फसल के उत्पादन में 18% की कमी आई थी। 18%, आप ऐसे सोच लीजिए कि 100 कुंटल में सीधे 100 किलो में सीधे सीधे 18 किलो कम हो गया। ये तो एक साल का हाल है। भविष्य में अगर ऐसा होता है तो और जितने साइलों हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट आया था कि सरकार बनाएगी या इसमें पीपीपी मॉडल अपनाएगी। पीपीपी मॉडल अपनाने का मतलब यह है कि पूंजीपति अगर बना लेते हैं तो सरकार क्या करेगी, किराए पे साइलों में रखेगी, तो उनको किराया दे देगी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे यही तो बात है कि यहाँ पूंजीपति हर जगह पैसा कमाने की सोचता है। तो उसने सोचा क्यों न जो है वो सरकार से सीधे लाइसेंस ले रहे हैं कि हम किसान से ही खरीद के रख लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम सरकार को दे देंगे। सरकार अपने हिसाब से फिर उनको पैसा देगी, जो करेगी वो बात की चीज़ है। दूसरी चीज़, ऐसे में पूरी दुनिया में अनाजों की कमी हो रही है। मैं तो 18% भारत में बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में अनाजों की कमी हुई है। और रूस यूक्रेन का युद्ध के कारण आपने देखा है कि विश्व में वैश्विक लेवल पे कुपोषण और भुखमरी बढ़ी है। तो दुनिया के सभी पूंजीवादी देश, बड़े पूंजीपति सभी देशों पे सब अनाजों पे एक अधिकार हासिल करना चाहते हैं। इस वजह से इस तकनीक के माध्यम से वो किसानों से क्या करेंगे कि ऑन सीजन में जो है, जो उस समय का दाम होगा लेके रख लेंगे, उसके बाद ये जो है उसको छुपा के रखेंगे या बताएंगे नहीं, या जी कह लीजिए सरकार और पूंजीपतियों के जो संबंध है वो छुपे हुए नहीं है। तो होगा क्या कि ऐसे में दाम बढ़ेगी, दाम बढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा ये उठाएंगे और इसका सीधा असर जो भारत देश की या वैश्विक लेवल पे जो गरीब आदमी है उस पर ज़्यादा पड़ेगा। आप ऐसे सोच लीजिए कि जब टमाटर का ऑन सीजन होता है, जिस समय टमाटर उत्पादित होता है, तो 1 रुपये 2 रुपये किलो टमाटर नहीं बिक पाता। किसान बेचारे कितने परेशान होते हैं। वही टमाटर का भाव आप सीजन में 80 रुपये 100 रुपये किलो पहुंच जाता है। वही हाल प्याज का है, वही हाल आलू और लहसुन का होता है। तो ये इस पे क्योंकि बिना आप जो है, आपको मोबाइल मिले ना मिले, आप टीवी देखने को पाओ या ना पाओ, आपको पढ़ने को मिले या ना मिले, लेकिन आपको रोटी जरूर चाहिए। उसी रोटी पे एकाधिकार के तहत ये लोग काम करना चाहते हैं। दूसरे नंबर साथियों जो है, साइलों का और क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाले समय में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं एक फिगर के माध्यम से। जो मंडी व्यवस्था होती थी, अब सरकार एमएसपी देती थी, तो किसान क्या करता था, ये किसान हो गया, ये मंडी हो गई, ये यहाँ बीच में आढ़ती होते थे। तो किसान जो है मंडी में जब जाता था, तो अब ज़्यादातर किसान कम पढ़ा लिखा है या अनपढ़ कह लीजिए है, तो वो आढ़ती जो होते थे वहाँ पे जो कागजों की भरने की प्रक्रिया वगैरह होती थी वो आढ़ती करते थे। यानी किसान आढ़ती के पास जाता था, आढ़ती क्या करता था, मंडी में फार्म वगैरह भर के जो डॉक्यूमेंट्री काम है वो कर देता था। उसके बाद मंडी में जो है तौल होने के बाद ये एमएसपी जो है अब मंडी सरकार की होती थी, तो यहाँ से एमएसपी किसान को मिल जाती थी। उसका एक हिस्सा कमीशन जो है आढ़ती पा जाता था। यानी कि किसान जो है
आता था मंडी में, मंडियों में आड़ती रहते थे, वो क्या करते थे कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कराते थे, मंडी में जमा कराते थे, उसके बाद उसको रिसीविंग देते थे, और उसकी जो एमएसपी थी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, या धान हो, मक्का हो, रागी हो, दलहन हो, तिलहन हो, किसान को मिलता था। तो किसान उसके में कुछ कमीशन देता था। और ये आप दरअसल यूपी बिहार में तो मंडी व्यवस्था नहीं है। इधर बंगाल और यूपी में क्या है कि यहाँ पे मंडी व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ के जो कमीशन एजेंट हैं, आड़ती हैं, वो ज़्यादा लूटते हैं। वो क्या करते हैं कि जब फसल कटती है तो वो बहुत कम दाम पे खरीद लेते हैं, फिर मंडी में ले जाके बेच के मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में जहाँ सुव्यवस्थित मंडियाँ हैं, वहाँ पे किसानों का कोई नुकसान नहीं होता। अब इस बार जो है अडानी जो है, ये किसान हो गया, ये साइलो हो गया, और साइलो के मालिक हैं अडानी। अंबानी भी हो सकते हैं, लेकिन अभी चर्चा में अडानी है। तो किसान, हुआ क्या कि अडानी जो है, इन्होंने कहा कि आप हमारे साइलो में ला के रखिए, और हरियाणा सरकार ने कई जगहों पे मंडियों को रोक दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है। और अडानी ने किसानों का जो एमएसपी था उससे 10 रुपये अधिक दाम दिए। तो 10 रुपये अधिक दिए, और ये किसान यहाँ आया, हमने प्रोसेसिंग आपको बता दी साइलो कैसे काम करता है, और इसके बाद अडानी ने इनको पैसा दे दिया। वो पैसा एमएसपी हो सकता है, इनको पूरा पैसा मिल गया। अभी ये लग रहा है ज़्यादा है। आप ऐसे देख लीजिए, जब जियो का सिम आया था, 1 साल तक जियो ने डाटा फ्री दिया था, लेकिन आज जो मोबाइल कंपनियों की जो कीमत ज़्यादा बढ़ी, उसमें सबसे पहला काम जो है, सबसे पहले आगे या अगला कदम हमेशा रिलायंस बढ़ाता है। जो रिलायंस दाम बढ़ा देता है। अब चूँकि इसमें पूरे कारपोरेट का हित है। अगर बीएसएनएल होती और मंडी, आप ऐसे समझ लो साथियों कि अगर बीएसएनएल होती तो मोबाइल नेटवर्क कंपनियां जितनी हैं, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, या अडानी का भी आ रहा है, तो वो लोग मनमानी नहीं कर पाते और कीमतें नियंत्रित रहती। लेकिन हुआ क्या कि बीएसएनएल को सरकार ने चौपट किया है। आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, बीएसएनएल को 4G नहीं दिया, अब तो 5G भी नहीं दे रहे हैं। वही हाल मंडी का है। जब तक सरकारी मंडी रहेगी, तब तक इस साइलो और अडानी या कोई भी पूंजीपति आपको पैसा तो दे देगा, उतना देगा। अभी जो लोक लुभावने स्कीम आ रहे हैं, लेकिन जब मंडियों में अनाज नहीं ले जाएगा किसान, जमा नहीं होगा, 4 साल 5 साल जाते जाते सरकार क्या कहेगी कि हम इन मंडियों को बंद कर दें, कोई काम नहीं, जब ये साइलो कर ही रहे हैं। तब असली तांडव किसानों के साथ शुरू होगा। जब मंडी नहीं रहेगी, किसान जाएगा साइलो में, और यहाँ पे बैठा रहेगा अडानी का एजेंट, और कहेगा कि भाई देखो, मैं जो है, अगर आपकी एमएसपी आपको मिली, अब इसकी गारंटी भी नहीं बनी है। यहाँ पे जब आप जाएंगे, ये विकल्प ही नहीं है, मंडी का विकल्प खत्म हो गया। अब आप जब जाएंगे अडानी के यहाँ साइलो में लेके, तो वो कहेंगे कि भाई देखो, मैं 1200 रुपये से ज़्यादा प्रति क्विंटल नहीं दे पाऊँगा। अब आप जाओगे कहाँ? आपके पास एक विकल्प मंडी रहता था, मंडी में एमएसपी की कीमत रहती थी। मंडी ख़त्म कर दी गई, एमएसपी भी अगर रहा तो कोई मतलब नहीं है। एमएसपी तो मंडी मिलेगा, ये एमएसपी थोड़ी देंगे। हाँ, यदि सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी बना दे कि इससे सस्ता खरीदने पे उसे जेल भी हो सकती है, या क्राइम के तहत उस पर कुछ अर्थदंड लगाया जा सकता है, तो क्या संभव है कि अडानी, जिसके गौतम अडानी के साइलो पे मोदी सरकार ऐसा कोई नियम बनाएगी कि इनका नुकसान हो? संभव है। इसलिए जो साथियों, जो दीर्घगामी प्रभाव है वो नुकसानदायक है, खास करके बहुसंख्यक आबादी का। जो गरीब है, मजदूर है, निम्न मिडिल वर्ग है, जो किसी तरीके से रोज कमा खा रहा है, उसकी कमर टूट जाएगी। और आप केवल और केवल एक तरीके से स्वयं में बंधे हुए मजदूर बन जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक किसी तरह काम करेंगे, रात को 2 रोटी पाएंगे रूखी सूखी, खा के सो जाएंगे, और आपको सोचने की फुर्सत नहीं होगी कि मुझे आगे क्या करना है, बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे इनको पढ़ाना लिखाना क्या है। एक तो सरकारी क्षेत्र, और हाँ, मंडियों में सरकारी कर्मचारी होते थे, तो एक बेरोजगारी भी बनेगी इससे। एक तो बेरोजगारी आएगी, दूसरे
इन मंडियों में तमाम जो आढ़ती के साथ साथ पल्लेदार होते थे, एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता था जिसमें मजदूर होते थे, कर्मचारी होते थे, आढ़ती होते थे, किसान होते थे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनता था और उस कॉम्प्लेक्स को ही तोड़ने का ये प्रयास है। ये तकनीक अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन इस तकनीक का दुरुपयोग होगा किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ। आपके साथ आपके अधिकारों को छीना जाएगा और आप रोक भी नहीं पाओगे। कारण यह है कि आप रोटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। शाम को रोटी चाहिए ही चाहिए, दोपहर में रोटी चाहिए ही चाहिए। इसलिए साथियों, जितने साइलो बन रहे हैं आप देखेंगे मैक्सिमम अडानी के ही बन रहे हैं अभी। कारण क्या है? जो उनकी और मोदी जी की दोस्ती है। इसलिए साथियों, ये एमएसपी पे हमारे साथ रहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हमारे साथ रहिए, संगठन के साथ रहिए, और हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक किसानों को उनके फसल का न्यूनतम अधिकार न दिला दें, और बेरोजगारी को कम करने के लिए रोजगार गारंटी कानून नहीं बनवा देते। ऐसे जैसे मनरेगा है उसी तरीके से, और जब तक बेरोजगारी है तब तक बेरोजगारी भत्ता सरकार दे। इससे क्या हो, सरकार खुद दबाव में रहेगी और वो चाहेगी कि हम इनको बेरोजगारी भत्ता देने से अच्छा है काम करा दें। तो इस सिस्टम से बेरोजगारी भी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, और एक आदमी केवल अडानी को कमाने के लिए पूरे सिस्टम को कोलैप्स किया जा रहा है। साथियों, हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरी बात किसानों से जुड़े हुए लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।